नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, मनोविज्ञान का पेपर नंबर 34 आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिएगा, ये जो मनोविज्ञान के 30 प्रश्न हैं आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों से लिए गए हैं साथियों। और साथ ही आपको मैं ये बता दूं मैं कि ये साइकोलॉजी का टेस्ट आपके सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा और साथ ही जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा, चाहे लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी है। और जो रीट पात्रता परीक्षा जुलाई में आयोजित होगी उसके लिए भी बेहद ही उपयोगी है साथियों। पूरे के पूरे 100 टेस्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ साइकोलॉजी के। आज पेपर नंबर 34 है। इसके बाद में आपको 66 टेस्ट और मिलने वाले 66 टेस्ट। सोच के देखिए, लगभग 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मैं बिल्कुल यहाँ पर साइकोलॉजी के करवा रहा हूँ। और ये 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न सिर्फ साइकोलॉजी के ही नहीं, हिंदी के भी पूरे 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए ला रहा हूँ साथियों। आपके टीचिंग मेथड के भी पूरे 3000 प्रश्न आपके लिए है। और राजस्थान जीके की 100 क्लासें और 100 टेस्ट। तो आप समझ सकते हो, इतनी सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको मिल रही है, तो इसका फ़ायदा जरूर उठाइएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके पहला प्रश्न है, प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण व दक्ष शाब्दिक रिपोर्ट जैसी विधियां मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? व्यवहारवाद की, प्रकार्यवाद की, संरचनावाद की और मनोविश्लेषणवाद की। देखो, प्रेक्षण विधि का नाम है, अनुबंधन भी आपने पढ़ रखा होगा, परीक्षण भी पढ़ रखा होगा, दक्ष शाब्दिक रिपोर्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं साथियों, ये व्यवहारवाद जो संप्रदाय है इसकी देन मानी जाती है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान जो वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, जिसका अध्ययन रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है आपको, विधि से किया जाता है? अंतर्दर्शन विधि से, प्रेक्षण विधि से, दोनों से और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को समझोगे तो उत्तर सही दे दोगे, लेकिन प्रश्न को नहीं समझा तो दिक्कत आएगी थोड़ी। यहाँ पर देखो, मनोविज्ञान जो वर्तमान में किसका विज्ञान माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। और साथियों, इसमें आप अंतर्दर्शन के माध्यम से अध्ययन नहीं कर सकते हो, बल्कि इसमें प्रेक्षण मतलब होता है अवलोकन करना, तो अवलोकन के माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हो इसमें साथियों। यहाँ पर दूसरा विकल्प प्रश्न संख्या 2 में सही रहेगा। देखिएगा, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। उपरोक्त कथन किसका है? गेसेल का, सोरेनसन का, हल्लोक का और गार्डन का। साथियों, ये जो विकास के संबंध में कथन कहा गया है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो साथियों, ये जो कथन कहा गया है विकास के संबंध में कि भाई विकास अभिवृद्धि होने तक, अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे 18-20 साल तक अभिवृद्धि होती रहती है, 20-25 साल तक भी हो सकती है, लेकिन फिर अभिवृद्धि होना रुक जाती है। लेकिन विकास कभी भी नहीं रुकता है साथियों। ये कथन जो कहा गया है, ये हल्लोक के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? हल्लोक के द्वारा। तीसरा विकल्प तीसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चौथा प्रश्न, सीधे सीधे प्रश्नों पे ही बात की जाएगी, आपको बातों में नहीं उलझाया जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 30 प्रश्न के लिए मैं आपका 1 घंटा खराब कर दूंगा जी, नहीं। आप 25 मिनट में 30 प्रश्न देख सकते हो और वीडियो को थोड़ा बड़ा करके, मतलब इसकी जो चलने की गति है उसको तेज करके आप 1.5 गुना में, 2 गुना में भी इसकी स्पीड कर सकते हो और आसानी से 15 मिनट में मैक्सिमम ये वीडियो पूरा हो जाएगा साथियों आपके, इस प्रकार से। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। असत्य कथन है कौन सा? वृद्धि व्यक्ति के शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है, विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है, वृद्धि व्यक्ति का कार्यात्मक पक्ष है और विकास एक सतत प्रगतिशील प्रक्रिया है। यहाँ पर हमको देखना है असत्य कथन। तो चारों ही विकल्पों में से कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है? देखेंगे पहले कथन को, वृद्धि व्यक्ति के शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है। बिल्कुल, वृद्धि का संबंध शारीरिक पक्ष से होता है, सही बात है। विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो वृद्धि है, व्यक्ति 4 फीट का ही रह गया है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ी, भार भी नहीं बढ़ा, लेकिन क्या विकास भी रुक जाएगा? जी नहीं। सार्थक वृद्धि नहीं होगी तब भी विकास संभव है, ये भी सही है।
वृद्धि व्यक्ति का कार्यात्मक पक्ष है? जी नहीं साथियों, वृद्धि व्यक्ति का कार्यात्मक नहीं बल्कि संरचनात्मक पक्ष होता है। कौन सा पक्ष होता है? संरचनात्मक। तो तीसरा कथन क्या हो गया? गलत हो गया आपके फिर। तो विकल्प नंबर जो 3 है ये एक असत्य कथन है। बाकी चौथा विकल्प कह रहा है कि विकास एक सतत प्रगतिशील, सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ये भी सही बात है। तो चौथा, दूसरा, पहला तो सत्य है और तीसरा कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। चौथे प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न, वंश क्रम के प्रचलित नियम हैं बीजकोश की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और इनमें से सभी। तो साथियों, वंश क्रम के जो प्रचलित नियम होते हैं इसमें बीजकोश की निरंतरता का नियम भी चलता है, समानता का नियम भी होता है, विभिन्नता का नियम भी होता है। अर्थात इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है ये आपका सही उत्तर होगा। वंश क्रम के प्रचलित नियमों में ये सारे ही नियम आ जाएंगे। पांचवें प्रश्न में चौथा विकल्प आपके सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6, मानव विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम एवं वातावरण को, विकल्प देखिए, अब एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के पूरक है और इनमें से सभी। तो देखो, मानव का जो विकास होता है इसमें एक चीज तो होती है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण स्थानांतरित होते हैं वो वाली चीज, चाहे वो वृद्धि के संबंध में हो या विकास के संबंध में। एक होता है वातावरण, जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ के आसपास का जो पर्यावरण है। तो साथियों, एक दूसरे से आप इसको अलग नहीं कर सकते, गलत है ये। एक दूसरे के ये विरोधी नहीं है बल्कि इन दोनों को एक दूसरे के पूरक माना जाता है। विकास का क्षेत्र हालांकि बड़ा होता है और वृद्धि का क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है साथियों। विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है मृत्यु तक, और वृद्धि एक निश्चित समय कालीन चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ये क्या माने जाते हैं? पूरक। तो छठे प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। सातवां प्रश्न देखेंगे क्या है। जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को कहते हैं लिबिडो, ईड, ईगो और सुपर ईगो। साथियों, जीवन, एक तो जीवन मनोवृत्ति होती है, एक मृत्यु मनोवृत्ति होती है। तो जो जीवन मनोवृत्ति है इसको क्या कहा जाता है? आपके 7वें प्रश्न में सही उत्तर है लिबिडो। जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को लिबिडो कहते हैं, जिससे व्यक्ति खुश रहता है, ठीक है, जीवन जीने की इच्छा रखता है आगे। विकल्प नंबर 1 सही है आपके 7वें प्रश्न में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो चलिए 8वां प्रश्न। अच्छा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। 8वां प्रश्न है, कई महिलाएं मन में उपजी गंदी गालियों को मन में ही रख लेती है, जो कि उदाहरण है प्रक्षेपण का, दमन का, अंतर्वेशन का और इनमें से सभी। प्रक्षेपण का मतलब होता है आरोपित करना, खुद की कमियां, खुद के दोषों को दूसरों के ऊपर आरोपित करना प्रक्षेपण होता है। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि महिलाओं के द्वारा गंदी गालियों को मन में ही रखा जा रहा है साथियों। मतलब उस चीज को वो मन में ही दबा लेती है, दबा लेती है मतलब उसको हम क्या कहेंगे? फिर दमन कहेंगे। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में सही है साथियों। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 9, फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में बालक को मल त्याग की क्रिया में तनाव से मुक्ति और खुशी मिलती है? मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था और सुषुप्त अवस्था। देखो, फ्रायड ने एक सिद्धांत दिया था साथियों, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में इन्होंने 5 अवस्थाओं का वर्णन किया था। इसमें पहली अवस्था थी मुखी और दूसरी अवस्था थी गुदी अवस्था। मुखी अवस्था में जो बालक को प्रसन्नता होती है वो मुख के माध्यम से होती है, जैसे चीज़ों को इसलिए वो काटता है, चूसता है, उसमें उस चीज से उसे खुशी प्रदान होती है साथियों, ठीक है। मुख्य अवस्था जिसमें बालक दुग्धपान लगभग करता ही है। तो ये देखो, यहाँ पर मल त्याग की बात की जा रही है, मल मूत्र त्याग करके बालक तनाव से मुक्ति और खुशी मिल रही है उसे। तो ऐसा होता है गुदी अवस्था में। कौन सी अवस्था में होता है ऐसा? गुदी अवस्था में। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 में सही है। और सुषुप्त अवस्था तो क्या, इसमें काम वासना लगभग आप यूं मान लीजिए सुषुप्त अवस्था में हो जाती है, सुषुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। दूसरा विकल्प यहाँ 9वें प्रश्न में सही है। आपके प्रश्न संख्या 10 पे आएंगे साथियों। प्राथमिक संवेग में सम्मिलित है आभार, दुश्चिंता, भय और इनमें से कोई भी नहीं। साथियों, प्राथमिक संवेगों की संख्या 4 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 4 मानी जाती है। एक तो आपके भय आता है,
एक आपके प्रेम आता है, एक आपके क्रोध आता है और एक आपके कष्ट आता है। भय, प्रेम, क्रोध, कष्ट, ये कौन से संवेग है? प्राथमिक संवेग है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा है फिर सही रहेगा? तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। भय नामक जो संवेग है ये प्राथमिक संवेगों में सम्मिलित होगा। थर्ड विकल्प प्रश्न नंबर 10 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 11 पर। तो चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। परानुभूति देना तब आसान हो जाता है जब हम भी उसी स्थिति का सामना कर चुके हो, पहली बार ऐसी स्थिति का सामना किया हो, जब हम वयस्क हो चुके हो और इनमें से सभी। तो प्रश्न को समझोगे तो उत्तर आसानी से मिल जाएगा, नहीं समझोगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। साथियों परानुभूति का मतलब आपको समझना होगा दूसरे को सांत्वना प्रदान करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई दुर्घटना या कोई ऐसी घटना जिसको व्यक्ति नहीं चाहता है वो घट चुकी है, अब उसको लोग सांत्वना देते हैं कि चलो यार कोई बात ना, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे सब सही हो जाएगा, इत्यादि चीज़ें हम उसको एक तरह से उसके मन को हल्का करने के लिए बोलते हैं। तो ऐसी अनुभूति हम दूसरों को कब दे सकते हैं? सबसे बेस्ट रहेगा जब हम भी उस स्थिति का सामना कर चुके हैं, तो हम आसानी से कि देखो यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आपके साथ भी हुआ है, मैं भी तो उस चीज़ से निकला हूँ। तो इस प्रकार हम यहाँ पर पहला जो विकल्प है उसको सही करेंगे। 11वें प्रश्न में फर्स्ट विकल्प सही है, चौथा नहीं। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं, तो 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, मैस्लो के अनुसार वह कौन सी आवश्यकता है जहां व्यक्ति आत्मजागरूक, समाज के प्रति अनुक्रियाशील, सृजनात्मक, स्वस्फूर्त तथा नवीनता एवं चुनौती से मुक्त होता है? सम्मान की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। यहाँ पर व्यक्ति आत्म जागरूक हो रहा है, समाज के प्रति क्रियाशील हो रहा है, सृजनात्मक है, स्वस्फूर्त इत्यादि ये चीज़ें हो रही है। तो भाई ये सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, ना ही सम्मान की आवश्यकता है। आत्मीयता मतलब प्रेम की आवश्यकता भी नहीं है, बल्कि हम इसको आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहेंगे, जो कि मैस्लो के पदानुक्रम मॉडल में 5वें नंबर पे आती है, सबसे ऊपर। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 में सही है साथियों। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 13, किस बीमारी की वजह से व्यक्ति को मोटा होने का असंगत डर बना रहता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बुभुक्षा और इनमें से सभी। साथियों बुभुक्षा कोई बीमारी नहीं है, ये गलत है, थर्ड विकल्प। प्रश्न नंबर 14 में व्यक्ति को मोटा होने का असंगत डर, कि भाई यार मोटा हो जाऊंगा अगर मैं खाना खाऊंगा तो ऐसा किस में होता है साथियां? यहाँ पर होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा में। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 15 क्या 2 बार 14 आ गया, मतलब यहाँ पर 13वें प्रश्न में कुछ त्रुटि हुई क्या? सॉरी, यहाँ पर 12वां प्रश्न के बाद में डायरेक्ट 14वां प्रश्न आ गया और फिर 14वां, मतलब 2 बार 14वां प्रश्न है। तो आप सोच सकते हैं कि यह 15वां प्रश्न है। जैविक अभिप्रेरक वो है जो पर्यावरण सर्जित किए जाते हैं, सामाजिक मांग से उत्तेजित अवस्था है, शुद्ध आंतरिक संतुलन के प्रति की गई प्रतिक्रिया से प्राणी में उत्पन्न उत्तेजित अवस्था है और इनमें से सभी। जैविक अभिप्रेरक का मतलब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा साथियों? बताइए। प्रश्न संख्या 15 का आंसर ये 15वां प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जैविक अभिप्रेरक कभी भी पर्यावरण से अर्जित नहीं किए जाते हैं, ना ही ये सामाजिक मांग से उत्तेजित होते हैं, बल्कि ये आंतरिक संतुलन के प्रति की गई प्रतिक्रिया से प्राणी में उत्पन्न जो उत्तेजित अवस्था है उसको जैविक अभिप्रेरक कहते हैं। जैसे मान लीजिए भूख लगी हमें, तो हमें भोजन की तलाश रहेगी। अब जब तक भोजन नहीं मिलेगा वो उत्तेजना बढ़ती जाएगी साथियों। तो ये विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 15 पर। तो 15वां प्रश्न देखेंगे। डबल डिप्लेशन सिद्धांत का संबंध है भूख, प्यास, नींद और काम। देखो डबल डिप्लेशन सिद्धांत की बात की जा रही है। इस सिद्धांत का सीधा सा संबंध किससे लिया जाएगा साथियों? 15वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर रहेगा, डबल डिप्लेशन सिद्धांत का संबंध किससे है? प्यास से है। किससे है? प्यास से है। इसी के अंतर्गत कोशिका निर्जलीकरण भी होता है साथियों। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। कहाँ बढ़ेंगे? 16वें प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए 16वां प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 16, जैव सामाजिक अभिप्रेरक का उदाहरण है भूख, प्यास, काम और नींद। किसको जैव सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है? देखो एक होता है आपके सामाजिक अभिप्रेरक, कौन सा? सामाजिक अभिप्रेरक। एक होता है आपके जैविक अभिप्रेरक, दोनों अलग अलग चीजें हैं।
जैविक अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जैसे भूख, प्यास, नींद, और सामाजिक अभिप्रेरक हम समाज से संबंधित रखते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है जैव सामाजिक की, मतलब जैविक भी माना जाता है, सामाजिक भी माना जाता है। साथियों, काम जो है, काम वासना, इसको जैव सामाजिक अभिप्रेरक के रूप में माना जाता है। इसको विशेष तौर पे याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 पर। तो चलिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17, आत्म अनुकरण की आयु है जन्म से 2 माह बाद, जन्म से 5 माह, जन्म से 18 माह बाद और जन्म से 24 माह बाद। साथियों, आत्म अनुकरण की आयु इनमें से किस विकल्प में दे रखी है? 17वें प्रश्न में सही विकल्प का चयन कीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 में जो सही उत्तर है, आत्म अनुकरण की आयु होती है जन्म से 5 माह बाद। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17वें में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी, इस प्रश्न में ये बाद जो लिखा है ना, मुझे नहीं लगता कि ये बाद वाला जो है ये टाइपिंग से हुआ है, सभी में बाद लगा है। जन्म से 2 माह है, जन्म से 5 माह है, जन्म से 18 माह, जन्म से 24 माह। थोड़ा सा वापस देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। अगले टेस्ट में इस क्वेश्चन को मैं और आपको क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। वैसे भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, हालांकि आंसर दूसरा विकल्प है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 18 पर। तो चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। वह तर्कना जिसमें उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, क्या कहा जाएगा उसको? आगमनात्मक तर्कना कहा जाएगा, विकल्प नंबर 1। निगमनात्मक तर्कना, विकल्प नंबर 2। आलोचनात्मक तर्कना, विकल्प नंबर 3। और सादृश्यवादी तर्कना, विकल्प नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 18 में कौन सा विकल्प सही है साथियों, देख लीजिए अच्छी तरह से। आलोचनात्मक तर्कना में गुण दोषों को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? गुण दोषों को देखा जाता है। और जो सादृश्यवादी तर्कना होती है साथियों, इसमें एक दूसरे से तुलना के आधार पर, उपमा के आधार पर यहाँ पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सादृश्यवादी तर्कना। 18वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 19 पर। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19, बच्चों द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने पर उनको टोपी देना किस प्रकार के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत और प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। अब आपने जैसे मान लीजिए कि आप टीचर हो, बच्चों से आपने प्रश्न पूछा, प्रश्न का उत्तर बच्चे ने सही बता दिया, आप शाबाश बेटा बहुत बढ़िया, या फिर आप उसको कोई एक चॉकलेट दे देते हो। तो ये चीज़ें जो पुनर्बलन का कार्य कर रही है साथियों, ये चीज़ें कौन से सिद्धांत में होती है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में, जो कि B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अंतर्दृष्टि अधिगम गेस्टाल्टवादियों का है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव का है। तो यहाँ सेकंड विकल्प 19वें में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रेक्षणात्मक अधिगम में क्या होता है साथियों? बंडुरा के द्वारा इसमें प्रयोग किया गया था, जीवित जोकर पर और बेबीडोल स्टडीज, ये सारी चीज़ें प्रेक्षणात्मक अधिगम के अंतर्गत आ जाती हैं। तो नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। आपके 20वां प्रश्न, कौन से अधिगम में एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है किंतु उसे व्यक्त नहीं किया जाता है जब तक कि उसे पुनर्बलित न किया जाए? प्रेक्षणात्मक अधिगम, साहचर्यात्मक अधिगम, अव्यक्त अधिगम और वाचिक अधिगम। देखो, व्यवहार तो सीख लिया, मतलब अधिगम तो हो चुका है, लेकिन वापस से यदि आप उसको पुनर्बलित नहीं करोगे तो वो वहाँ पर अधिगम का प्रदर्शन भी नहीं किया जाएगा। ऐसा कौन से अधिगम में होता है? तो यहाँ ऐसा होता है अव्यक्त अधिगम के सिद्धांत में। थर्ड विकल्प सही है कि सीख लिया जाता है लेकिन व्यवहार को व्यक्त नहीं किया जाता है, ऐसा अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत है। तो थर्ड विकल्प 20वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। तो चलिए 21वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 21, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है वातावरण, आयु तथा परिपक्वता, पूर्व अधिगम और इनमें से कोई भी नहीं। देखो, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में अधिगम को वातावरण भी प्रभावित करता है, आयु तथा परिपक्वता भी प्रभावित करती है और पूर्व अधिगम भी प्रभावित करता है। मतलब यहाँ पर जो 21वां प्रश्न है इसमें सभी होना चाहिए, सभी, लेकिन यहाँ दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रश्न में त्रुटि है साथियों, इनमें से सभी होना चाहिए और वही सही रहेगा। क्योंकि जो हम अधिगम करते हैं
वातावरण वहाँ का कैसा है, हमारी उम्र कितनी है, क्या उसके अनुसार ही हम सीख रहे हैं, परिपक्व क्या हम हो चुके हैं, जो हमारा पुराना जो ज्ञान है, पुराना जो अधिगम है, ये सभी चीज़ें इसको प्रभावित करती है। क्लियर है सभी के ये प्रश्न भी। नेक्स्ट बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 22 पर। तो चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 7 अवस्थाएं और 8 अवस्थाएं। एरिक्सन के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर के व्यक्ति की मृत्यु तक कुल 8 अवस्थाओं का वर्णन एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में किया था साथियों। तो 8 अवस्थाओं का वर्णन किया था, मतलब चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 में सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो 23वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 23। किस अवस्था में बालक अपनी माता से और लिखा था यहाँ पर, ठीक है, और बालिका अपने पिता से अधिक प्रेम करती है? मुखीय अवस्था, गुदीय अवस्था, उत्तर लैंगिक अवस्था और जननांगीय अवस्था। बताइए 23वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? कौन सी अवस्था में ऐसा होता है कि बालक तो अपनी माता से और बालिका अपने पिता से अधिक प्रेम कर रही है? साथियों ऐसा मुखीय और गुदीय में तो नहीं होता है, ये पहली और दूसरी अवस्था है। लेकिन जो तीसरी अवस्था है उत्तर लैंगिक अवस्था, इसमें यहाँ पर जो काम प्रवृत्ति है वो मतलब एक तरह से लिंग भेद में चली जाती है, विपरीत लिंग में चली जाती है, लेकिन वो किसमें? माता और पिता में, ठीक है, अन्य में नहीं, माता और पिता में। तो ऐसा होता है उत्तर लैंगिक अवस्था में। 23वें प्रश्न में थर्ड विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो 24वां प्रश्न देखते हैं, वेदता से तात्पर्य है या वेदता का तात्पर्य है? बार बार मापने पर भी व्यक्ति के प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। व्यक्ति अमुक व्यवहार क्यों कर रहा है, इस बात की पुष्टि करना और सभी। तो आपको इसमें वेदता का सही अर्थ बताना है साथियों। कौन से विकल्प में वेदता का सही अर्थ है? तो वेदता का मतलब होता है कि जो चीज़ हम माप रहे हैं यदि वह उसकी उद्देश्य पूर्ति करता है या फिर उसी को माप रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो उसको ही वेद परीक्षण कहते हैं। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 24 में सही है साथियों। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। तो 25वां प्रश्न, किस दार्शनिक का मतलब था कि व्यक्ति जन्म से ही टेबुला रासा होता है? डेकार्ते, रूसो, हिप्पोक्रेट्स और जॉन लॉक। साथियों 25वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर होगा, व्यक्ति जन्म से ही टेबुला रासा होता है, ये मत जॉन लॉक का था। किसका था? जॉन लॉक का। विकल्प नंबर आपके 4 सही है प्रश्न नंबर 25 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 की ओर। तो चलिए 26वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 26। किसके अनुसार मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, मनोविश्लेषणवाद, प्रकार्यवाद और व्यवहारवाद। 26वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है साथियों? मनोविज्ञान क्या है? मानसिक क्रियाओं का संगठन। तो ऐसा जिस संप्रदाय का मानना था वो है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, जिसको गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान भी कह सकते हो। पूर्णतः अंतर्दृष्टि पर आधारित है ये, इनका अधिगम अंतर्दृष्टि अधिगम भी कहलाता है। इनका मानना था कि व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या का समाधान व्यक्ति मानसिक क्रियाओं के संगठन के माध्यम से उसमें अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है और वो समस्या का समाधान कर लेता है। विकल्प 1 26वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। तो 27वां प्रश्न है, स्वप्न निद्रा से किसका संबंध है? सेतु या पोन्स, सेरिबेलम, मेरुरज्जु और मध्य मस्तिष्क। साथियों स्वप्न निद्रा मतलब जब हमें नींद आती है और हम स्वप्न देखते हैं तो इसका जो सीधा संबंध होता है वो सेतु या पोन्स से होता है। किससे? सेतु या पोन्स से। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। तो 28वां प्रश्न, बालक के विकास को निम्न कथनों द्वारा समझा जा सकता है सिवाय इंच या पौंड में आकलित नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति की क्षमताओं के प्रकट होने और विस्तार होने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कार्यात्मक पक्ष द्वारा दर्शाया जा सकता है और संरचनात्मक पक्ष द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो देखो प्रश्न समझो, थोड़ा घुमा के है प्रश्न, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। साथियों बालक के विकास को निम्न कथनों द्वारा समझा जा सकता है सिर्फ एक के अलावा। तो देखो आप इसको इंच या पौंड में आकलित नहीं कर सकते, सही बात है। विकास को आप कितने इंच विकास हुआ, कितने पौंड विकास हुआ, ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं उसके प्रकट होने और विस्तार होने के रूप में भी इसे परिभाषित किया जाता है। लेकिन तीसरा और चौथा जो विकल्प है इसमें से आपका एक आंसर होगा, तो इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प।
संरचनात्मक पक्ष द्वारा दर्शाया जा सकता है? जी नहीं, व्यक्ति के विकास को संरचनात्मक पक्ष नहीं बल्कि कार्यात्मक पक्ष द्वारा दर्शाया जाता है। संरचनात्मक पक्ष द्वारा तो व्यक्ति की वृद्धि को दर्शाया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 विकास के बारे में गलत है। तो यही आपके चौथा विकल्प 28वें प्रश्न में सही है। अब आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। साथियों, वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर जरूर करिएगा। देख लेते हैं 29 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, अर्थात निरंतर चलती रहती है। ये सभी व्यक्तियों का विकास अपने तरीके से होता है। सभी व्यक्तियों का विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है और विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। देखो, व्यक्तिगत प्रक्रिया मतलब व्यक्तिगत का मतलब है कि भाई अलग अलग तरीके से सभी का विकास होगा। जैसे किसी का शारीरिक विकास तीव्र हो गया तो मानसिक थोड़ा कम रह गया, मानसिक तीव्र हो गया शारीरिक तीव्र कम हो गया, शारीरिक मानसिक तीव्र है लेकिन सामाजिक कम है, सामाजिक शारीरिक मानसिक तीव्र है लेकिन नैतिक कम है। मतलब कहीं ना कहीं विकास के जो अलग अलग पक्ष है ये कहीं ना कहीं साथियों सभी लोगों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो यह सभी व्यक्तियों का विकास अपने तरीके से होता है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इसके पहले के सारे टेस्ट साइकोलॉजी के देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक वीडियो नजर आएगा जो कि प्लेलिस्ट रहेगी। उसमें पिछले सारे टेस्ट, उस पर जैसे ही आप टच करोगे तो सारे टेस्ट ओपन हो जाएंगे साथियों, और पिछले सारे टेस्ट आप उसमें से अटेंड कर सकते हो। 30वां और अंतिम प्रश्न है, बीज कोश की निरंतरता का नियम कहता है कि बालक को जन्म देने वाला बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होता है और इनमें से सभी। तो एक नियम आता है वंशानुक्रम वातावरण से संबंधित बीज कोश की निरंतरता का नियम। निरंतरता मतलब बीज कोश जो है वो लगातार चलता रहता है साथियों। तो प्रश्न नंबर 30 का जो सही उत्तर होगा वो रहेगा, बालक को जन्म देने वाला बीज कोश कभी भी नष्ट नहीं होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। विकल्प 1 30वें प्रश्न में सही है। तो ये टेस्ट भी पूरा हुआ साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सभी को।